जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एक बहुत ही ख़ास बात यह है कि इसमें जो है कलर्ड होते हैं, कलर ये होते हैं और इस कुछ स्पेशल टाइप के कलर्स अपीयर होते हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ये खासियत जो है उसमें यूज्ड मेटल के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। तो कोई भी कलर कंपाउंड तभी कलर्ड होता है जब उससे विजिबल वेवलेंथ की लाइट एमिट होती है या रेडिएशन एमिट होती है। एक्चुअली सब्सटेंस जो है, जैसे कि सपोज करिए कि यह कोई कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, जब इस पे रेडिएशन गिरता है या लाइट रेडिएशन गिरती है तो इंसिडेंट लाइट जब इस पे गिरती है तो ये जो कंपाउंड है इसके कुछ रेडिएशंस को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसके बाद कुछ स्पेशल वेवलेंथ की लाइट को ये एमिट करते हैं। इसी एमिटेड लाइट की जो वेवलेंथ है उसी पर डिपेंड करता है कि उसका कलर कैसा होगा। तो क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि विजुअल वेवलेंथ की या विजुअल लाइट की जो स्पेक्ट्रम होती है VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर की जो लाइट होती है इसमें वेवलेंथ होते हैं। और क्योंकि कलरलेस लाइट रहती है सनलाइट, तो कलरलेस लाइट जब गिरती है इन कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर तो वो कलर अपीयर करते हैं, क्योंकि वो किसी स्पेशल वेवलेंथ की रेड लाइट का रेडिएशंस करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में हम आते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जैसे कि कोई मेटल है, उसके डी ऑर्बिटल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो वो कलर होगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें देखिए, आप पहले ध्यान दीजिए कि कलर होना और कलरलेस होना। पहले तो इसको आप ध्यान से देखिए कि कलर और कलरलेस में क्या अंतर है। कलर तब होगा जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चाहे एक ही इलेक्ट्रॉन हो लेकिन वो अनपेयर होना चाहिए। तो ये हो गया कलर। और कलरलेस होने का मतलब या तो उसमें डी में कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, मतलब डी 0 हो, या फिर अगर इलेक्ट्रॉन हैं भी तो पेयर्ड हैं। जैसे कि जिंक के कंडीशन में Zn, जिंक के कंडीशन में डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वहाँ पे कलरलेस अपीयर होगा। और स्कैंडियम 2+ में भी। तो हम कुछ एग्जांपल्स ऐसे लेंगे जिसमें कलर और कलरलेस की चीज़ें आएंगी। तो आपको यहाँ से इतना ये ध्यान रखना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कलर होगा और कौन सा कॉम्प्लेक्स कलरलेस होगा। कलर तब होगा जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और कलरलेस तब होगा जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ये 0 इलेक्ट्रॉन या फिर 10 इलेक्ट्रॉन होने की कंडीशन पे कलरलेस होते हैं। तो आपके 10+2 के एग्ज़ाम में जो है ज़्यादातर क्वेश्चन यही आता है कि ये कंपाउंड कलर्ड है कि कलरलेस है। तो यहाँ से आप जो इसको क्लियर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर हम आगे देखें तो देखिए ध्यान से आप कि जैसे कि यह कंपाउंड दिया हुआ है ना, COClNH3 और इसके ऊपर पावर 2 है। तो ये देखिए जो वेवलेंथ है एब्जॉर्ब कर लिया 535 और एब्जॉर्ब किया, तो ये येलो लाइट एब्जॉर्ब किया और फिर इसके बाद जो है इसमें कलर ऑफ कंपाउंड कैसा हुआ, वायलेट हो गया, क्योंकि ये जो कलर एमिट करेगा वैसा ही कलर इसमें आएगा। तो पहले तो आप इतना ये ध्यान दीजिए कि यह जो कलर है वह क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से एक्सप्लेन होगा। कॉम्प्लेक्स का जो कलर है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हेल्प से एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे हम अगर एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, इसका नेम क्या होगा, हेक्सा एक्वो टाइटेनियम और टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 3 है। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 22। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें हम तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 3d2 4s2, क्योंकि इसके यहाँ पर जो यहाँ पे जो टाइटेनियम है इसकी यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जब 3 लॉस करेगा तो 2 यहाँ से और 1 यहाँ से लॉस कर देगा। इस तरह से फाइनली इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 3d1। सो जैसा हम लोग पीछे बात कर रहे थे
कि एक इलेक्ट्रॉन भी हो तो भी चलेगा। तो ये 3D1 कॉन्फ़िगरेशन इसका बना। अब अगर हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से देखें, देखिए इसमें 6 लिगेंड है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो अगर हम लोग देखें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या था कि यहाँ पे ये जो 5 ऑर्बिटल्स थे और फिर ये 2 सेट्स में टूटे थे, है ना। तो नीचे क्या था, T2G था और ऊपर क्या था, EG था। सो ये हो गया T2G और ये हो गया EG। अब इस कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे हम लिख लेंगे इधर इस साइड में, और यहाँ पे लिख लेंगे D1। ये D1 कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ही इसके पास है। सो वह 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा। अब जो है इसमें आपको इतना ध्यान देना है कि जब इसके ऊपर विजिबल वेवलेंथ की लाइट आएगी तो ये लाइट क्या करती है, T2G लेवल में है, ग्राउंड लेवल इसका T2G है, और T2G से ये लाइट, ये इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जेटिक होकर के ये हाई लेवल में जंप करेंगे और फिर यहाँ से जंप करके कहाँ चले जाएंगे, EG लेवल में चले जाएंगे। मीन्स अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ हो जाएगा, अब ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएगा यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर ये दिखा रहे हैं, देखिए ये है कॉन्फ़िगरेशन। तो T2G पर 1 इलेक्ट्रॉन, EG 0 है, और फिर इससे कहाँ चला गया, अब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके कहाँ चला गया, T2G 0 EG 1। इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये 5 ऑर्बिटल्स हैं, अब ये हो गया EG और ये हो गया T2G। सो यहाँ पे D1 कॉन्फ़िगरेशन है। सो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था। अब जो है इसको जो है विजिबल वेवलेंथ की लाइट h न्यू यहाँ से रिप्रेजेंट करिए, इसको वेवलेंथ मिल गई। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक हो जाएगा और एनर्जी गेन करने के बाद ये हाई लेवल में चला जाएगा। मतलब अब ये ऑर्बिटल आप ऐसे बनाइए, ये देखिए ये ऐसे हो गया, ये हो गया EG, सॉरी ये हो गया EG और ये है T2G। तो अब इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके ऊपर चला गया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये प्रेजेंट हो गया। इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम लोग इस लेवल को, ये जो इस साइड है इधर के कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग ग्राउंड कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, और इस साइड के कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो ग्राउंड कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ग्राउंड कॉन्फ़िगरेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राउंड लेवल या ग्राउंड कॉन्फ़िगरेशन। सो इसको हम ऐसे लिखेंगे T2G1 EG 0 से ये इलेक्ट्रॉन जंप किया। अब ये T2G में 0 हो गया क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रमोट करके चला गया कहाँ पर, EG पर। तो T2G 0 और EG 1। इस तरह से इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हायर लेवल में प्रमोट किया और वहाँ पे वो कलर एमिट करेगा। सो फ्रेंड्स, इस कंडीशन को या इस इंसिडेंट को या इस प्रोसेस को हम लोग एक नाम देते हैं, जिसको कहते हैं DD ट्रांजिशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, DD ट्रांजिशन। DD ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन ऑफ D ऑर्बिटल प्रोमोटेड टू द D ऑर्बिटल। D ऑर्बिटल से ही इलेक्ट्रॉन प्रोमोट करके D ऑर्बिटल में गया है, जिसकी वजह से कलर अपीयर्ड हो रहे हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन बनता है कि कोई कॉम्प्लेक्स कलर है तो क्यों है, दो क्वेश्चन बनेंगे। देखो आपको, एक तो ये होगा कि कलरलेस है या कलर है, कौन कलर है कौन कलरलेस है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये बनता है कि यह कलर है तो क्यों है। तो आपको सिंपली यह कॉन्फ़िगरेशन दिखा देना है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ही रहे हों, मान लेते हैं ऐसा कंडीशन रहा हो, T2G2 EG 0, तो इससे भी तो जंप करेगा, तो ये होगा T2G1 और EG1। ये इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ पे एक जंप करके इसमें चला गया। तो आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं। तो पूरी प्रोसेस को हम लोग इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, DD ट्रांजिशन। तो अगर कोई पूछे कि दिस कंपाउंड इज कलर्ड व्हाई, सो योर आंसर इज वेरी सिंपली, यू राइट द आंसर ड्यू टू द DD ट्रांजिशन एंड यू हैव टू गॉट द फुल मार्क्स without any problem or any reason, because this DD transition means the promotion of electron from lower level to the higher level. So friends, I hope that you have to clear about the color of the complexes, and
one thing is that no one will ask that what will be the color of this complex. Any complex if given that, so only it is asked with you that is it colored or not, but no one will ask that this is blue, this is white, or what is the color of this complex. This will not ask. So be clear, this is the DD transition which explained by earlier. So you may see here. अब कुछ हम लोग और चीज़ें देखते हैं, जैसे कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या है कि जब स्प्लिटिंग होता है डी ऑर्बिटल का, तो जब डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है तो इलेक्ट्रॉन हायर लेवल में जंप करते हैं, इसी वजह से यहाँ पे कलर आता है। अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देखें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है इस चीज़ को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, तो ये उसकी लिमिटेशन थी। अब एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे कि एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, एनहाइड्रस का मतलब होता है कि उसमें वाटर नहीं है या मॉइस्चरलेस है, तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो होता है वो कलरलेस या वाइट होता है। और जबकि जो है हाइड्रस कॉपर सल्फेट का मतलब हो गया कि 5 CuSO4 के साथ 5 H2O जुड़ जाते हैं, तो ये हाइड्रस जो होता है ब्लू कलर्ड हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि 5 जो है H2O जो है लिगैंड की तरह बिहेव करने लगते हैं, और यहाँ पे SO4 एक्टिव है, तो ये हेक्साडेंडेट लिगैंड हो गया, तो ये जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया, और वहाँ पे मेटल का डी ऑर्बिटल स्प्लिट करता है और फिर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, और इस तरह से जो है वो कलर्ड अपीयर करते हैं। तो क्या आंसर इसका बना कि कॉपर सल्फेट, हाइड्रस कॉपर सल्फेट कलर्ड क्यों हो जाता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, या ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, या आप कहिए कि ड्यू टू द डी ट्रांजिशन। इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स आपके बुक में दिए हुए हैं, आप इनको सॉल्व करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती तो आप कमेंट्स करिएगा, मैं आपको आंसर बताऊंगा। अभी देखिए, आप जेम्स स्टोन के बारे में जानते होंगे। जेम्स स्टोन क्या होता है? जैसे कि रूबी, ये रूबी है, तो रूबी क्या है? रूबी जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड है जो क्रोमियम मेटल से कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो एक तरह का एक कॉम्प्लेक्स है। तो रूबी भी एक कलर्ड जेम्स स्टोन है, और ये कलर्ड क्यों है? क्योंकि इसमें भी डी ट्रांजिशन होता है। तो फ्रेंड्स, सिंपली इतना क्लियर हो रहा है कि अगर कहीं पर भी कलर की बात करें तो कलर जो है ड्यू टू दी डी ट्रांजिशन आता है। इसी तरह से बेराइल है, मिनरल बेराइल भी जो है कलर्ड होता है, वो भी ड्यू टू दी डी ट्रांजिशंस होता है। और बहुत सारे जेम्स स्टोन है। जेम्स स्टोन समझ रहे हैं, रत्न जिसको बोलते हैं हिंदी में, रत्न। तो रूबी, पन्ना, नीलम, ये सभी जो है किसी न किसी तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं जो बहुत रेयर अर्थ मेटल है, बहुत ही रेयर कंपाउंड है, अर्थ में पाए जाते हैं, नेचुरली फाउंड होते हैं। सो ये काफ़ी कास्टली होते हैं, और इनका बहुत सारा उपयोग जैसे कि स्टोन्स की तरह करते हैं, ऑर्नामेंट्स और रिंग्स वगैरह बनाने में। सो ठीक है, अब लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी देख ही लेते हैं इसी लगे। तो क्रिस्टल फील्ड जो है वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन तो करता है स्ट्रक्चर के बारे में, मैग्नेटिक डाटा के बारे में, और कलर के बारे में। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को तो ये क्लियरली एक्सप्लेन कर देता है, लेकिन फिर भी कुछ एजम्पशंस हैं, जैसे लिगैंड एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है इसके अनुसार। तो एनायनिक लिगैंड जो होते हैं वो ग्रेटर एक्सटेंट में रिपल्सन करते हैं, तो उनको ग्रेटर एक्सटेंट में रिपल्सन करना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। आपने पढ़ा होगा कि जो है जैसे कि डाईपोलर लिगैंड जो होते हैं वो जब जुड़ते हैं तब स्प्लिटिंग होती है, और ऐसे जो है उनका मेंटेन रहता है, स्प्लिटिंग नहीं होता है। तो एक तरह से ये प्रॉब्लम है, और एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी प्रॉब्लम है कहीं कहीं, कि कुछ जो है लिगैंड जो होते हैं स्प्लिटिंग हाई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड हैं, और कुछ जो है वीक लिगैंड फील्ड हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। और इन सब प्रॉब्लम्स को क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है लिगैंड फील्ड थ्योरी में, जिसे LFT कहते हैं। तो जो भी वीकनेस CFT की है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की है, उन सभी को जो है एक्सप्लेन जो है लिगैंड फील्ड थ्योरी में कर दिया गया है, जिसको हम लोग आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। क्लास 12th में नहीं पढ़ेंगे इसको, अब हायर क्लास में पढ़ेंगे। फिर अब अगले आपके लिए होमवर्क है फ्रेंड्स, ये 2-3 क्वेश्चन तो बताया हुआ था, आप इन सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करिए और इसको आप हमें भेजिए।
इसके आंसर को हमें भेजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अगर किसी में प्रॉब्लम आती है तो आप बस क्वेश्चन के नंबर को लिख दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9.5, 9.6 या 9.7, 8, 9, 10 जो भी हो आप उसको लिख देंगे तो भी मैं उसको सॉल्व करके फिर उसकी कॉपी आपको आंसर के तौर पे भेज दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप कर लिए होंगे। और आगे जब आएगा तो मेटल बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, तो मेटल कार्बोनिल्स और उसकी बॉन्डिंग के बारे में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। फ़िलहाल तब तक के लिए इतना ही, और जय हिंद, टेक केयर।